राहुल शिमला में इंजीनियरिंग का छात्र था। वह शांत स्वभाव का और पढ़ाई में डूबा रहने वाला लड़का था, जिसे डर नाम की चीज से कोई वास्ता नहीं था। उसकी आदत थी कि रात को देर तक लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ता और फिर हर रात 9:45 की आखिरी बस से हॉस्टल लौटता। उसका हॉस्टल शहर से थोड़ा दूर पहाड़ियों की ओर था, जहां तक पहुंचने का यही एक तरीका था। उस रात मौसम कुछ अजीब था। हवा में अजीब सी सीलन थी, जैसे पुराने किसी कुएं से आती हो। आसमान में बादल छाए थे और आधा चांद धुंध की चादर में लिपटा हुआ दिख रहा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। राहुल जैसे ही सिटी लाइन बस स्टॉप पहुंचा, उसका ध्यान गया। वहां कोई और यात्री नहीं था। स्ट्रीट लाइटें झपक रही थीं, मानो किसी डरावने सीन का इशारा कर रही हूं। उसने धीरे से बुदबुदाया, आज तो माहौल कुछ ज्यादा ही शांत है। घड़ी में ठीक 9:42 हुए ही एक पुरानी बस कोहरे में लिपटी हुई आती दिखी। वह बस आम दिनों से कुछ अलग दिख रही थी। रंग इतना गहरा और धूल भरा था कि वह लगभग काली लग रही थी। उसकी हेडलाइटें धुंधली थीं और चलने की आवाज जैसे किसी जंग लगी मशीन की। बस जैसे ही रुकी, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, बिना किसी ड्राइवर के। राहुल थोड़ा चौंका, फिर भी अंदर चढ़ गया। बस के अंदर अंधेरा था, कुर्सियां टूटी हुई और धूल से भरी। कोई यात्री नहीं था, सिवाय पिछली सीट पर बैठी एक बूढ़ी औरत के। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा झुका हुआ था और वो कुछ बुदबुदा रही थी। 13, 13, 13। राहुल ने धीरे से पूछा, माँ जी ठीक हैं आप? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ वही बुदबुदाहट और धीमी सांसें। राहुल ने सोचा, शायद दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, और वह आगे की खाली सीट पर जाकर बैठ गया। अचानक बिना किसी ड्राइवर के चलने लगी। राहुल को एक झटका लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद कोई ऑटोमेटिक सिस्टम है। पर जैसे जैसे बस शहर से बाहर निकली, उसे एहसास हुआ कि यह रास्ता रोज वाले रूट से अलग है। खिड़की से बाहर देखा तो हर दिशा वीरान थी। पेड़ जले हुए, सूखे, टेढ़े मेढ़े। कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं। बस के शीशों पर धीरे धीरे धुंध जमने लगी थी। कुछ ही मिनटों बाद बस एक पुराने जंग लगे साइन बोर्ड के सामने रुकी। उस पर फेडेड अक्षरों में लिखा था, स्टॉप नंबर 3, मृत आत्माओं का विश्राम स्थल। राहुल ने जैसे ही पढ़ा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये कहां ले आई बस मुझे? वो उठने ही वाला था कि पीछे से एक भारी आवाज आई। बूढ़ी औरत अब खड़ी थी। उसकी गर्दन अजीब ढंग से मुड़ी हुई थी और आंखें खून जैसी लाल। उसने धीरे से कहा, अब तू भी हमारे साथ चलेगा? राहुल डर के मारे पीछे हटने लगा। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? और तभी बस का दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो गया। खिड़कियों पर धुंध के बीच चेहरे उभरने लगे, सड़े गले, काले चेहरे, आंखों से खून टपकता हुआ। सब राहुल की ओर घूर रहे थे। सीट के नीचे से कुछ टपकता हुआ महसूस हुआ। राहुल ने झुककर देखा, खून। सीट खिसकाई तो नीचे इंसानी हड्डियां थीं। वो चिल्लाया, कोई है? हेल्प, मुझे यहां से निकालो। तभी बस की ड्राइवर सीट पर एक परछाई खड़ी हुई। उसका चेहरा नहीं था, बस एक धुएं जैसा आकार, लेकिन उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उसने गहरे स्वर में कहा, अब तू जिंदा नहीं रहा, तुझे चुना गया है स्टॉप 13 का नया रक्षक बनने के लिए। अब बस जमीन से ऊपर उठने लगी थी। नीचे कोई रोड नहीं थी, बस अंधेरा, गहराई और गूंजती हुई आवाजें। राहुल पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर चीज ठंडी और जमी हुई थी। आवाजें कानों में गूंज रही थी। 13, 13। अंत में राहुल की आंखें पलट गईं। वो बेहोश होकर सीट पर गिर गया। उसके चारों ओर अब सिर्फ परछाइयां थीं। अगली सुबह शहर की खबरों में एक सनसनी फैल गई। शिमला का छात्र लापता, सीसीटीवी में दिखी रहस्यमयी उड़ती बस। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली और उसमें साफ दिखा कि एक काली पुरानी बस रात 9:45 पर स्टॉप पर आती है। राहुल उसमें चढ़ता है और फिर बस हवा में धीरे धीरे गायब हो जाती है। स्थानीय बुजुर्गों ने बताया कि 1967 में एक बस हादसे में 42 लोग मारे गए थे और वही बस हर कुछ सालों में लौटती है, किसी एक को अपने साथ लेने के लिए। उस बस को स्टॉप 13 कहा जाता है और जो एक बार उसमें चढ़ता है वापस कभी नहीं आता। आज भी अगर आप शिमला के सिटी लाइन स्टॉप पर रात 9:45 बजे खड़े हो जाएं और धुंध में लिपटी एक पुरानी
काली बस आपके सामने आकर रुके तो उसमें मत चढ़ना, क्योंकि वो बस अब सिर्फ सवारियों को नहीं, आत्माओं को ढोती है। और अगला रक्षक शायद तुम हो। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बड़ा ही अमीर मगर लालची व्यक्ति रहता था। नाम था सेठ चंदू। पूरे गांव में वही सबसे अमीर था, लेकिन उतना ही कंजूस और स्वार्थी भी। एक दिन सेठ अपने आप से ही बोलने लगा, ये सब मेरी वजह से जी रहे हैं। अगर मैं चाहूं तो पूरा गांव एक दिन में बंद हो जाए। पैसा कमाना कला है और मैं कलाकार हूं। सेठ जी गांव वालों से हर चीज का पैसा वसूलते, पानी भरने का, खेत जोतने का, यहाँ तक कि गांव के मंदिर की घंटी बजाने का भी। सेठ जी, खेत में पानी नहीं पहुंच रहा। 2 दिन के लिए तालाब का गेट खोल दीजिए। तालाब मेरा है, पानी चाहिए तो रेट लगेगा 1 दिन का 100 रुपए। इतना पैसा कहां से लाएंगे? तो सूखा खेत भी देख लिया करो। ये व्यापार है, धर्मशाला नहीं। सेठ ने अपनी कोठी के बाहर एक बोर्ड भी लगवा रखा था, बिना पैसे के यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। पर गांव में एक नौजवान था, मुन्ना भैया। पढ़ा लिखा, नेकदिल और मजाकिया। लोग कहते थे सेठ पैसे से बड़ा है तो मुन्ना दिल से। मुन्ना ने कहा, सेठ तो बस अपने फायदे की सोचता है, लेकिन हम सब मिल जाए तो सेठ का लालच धरा का धरा रह जाएगा। एक दिन गांव में संकट आया। बारिश नहीं हुई, कुएं सूख गए, लोग पानी के लिए तरसने लगे। लोग सेठ के पास मदद की आस में गए। सेठ जी, इस बार पानी का संकट बहुत बड़ा है, तालाब का पानी बांट दीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं पानी फ्री में बांटने के लिए पैदा नहीं हुआ। ये व्यापार है। सेठ जी, ये मानवता है, गांव है, मिलकर रहना पड़ता है। तुम्हारा आदर्शवाद तुम्हें भूखा मरवा देगा मुन्ना। व्यापार में भावनाओं की जगह नहीं होती। गांव वाले निराश हो गए, लेकिन मुन्ना ने हार नहीं मानी। अगर सेठ नहीं देगा तो हम खुद अपना तालाब बनाएंगे। मुन्ना भैया, इतना बड़ा काम अकेले कैसे? अकेले नहीं, साथ मिलकर। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। अगली सुबह गांव वालों ने गांव के पश्चिम में एक खाली जमीन पर खुदाई शुरू कर दी। बच्चे पानी पिलाते, महिलाएं खाना बनाती और बूढ़े सलाह देते। पूरा गांव एक परिवार बन गया। दूसरी तरफ सेठ को यह सब देखकर गुस्सा भी आता और डर भी। ये अगर सफल हो गए तो मेरा सारा धंधा बैठ जाएगा। इन लोगों का कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। सेठ रात भर जागते हुए गांव वालों को रोकने का तरीका सोच रहा था। सेठ ने गांव में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। तालाब खुदाई में सांप है, वहां पुरानी आत्माएं हैं, तालाब गहराई में है, गिर गए तो मर जाओगे। गांव वालों ने भी सेठ की बातों पर विश्वास करने लगे और एक गांव वाला बोला, मुन्ना भैया, सुना है वहां भूत है। भूत नहीं, सिर्फ सेठ की चाल है। डराना चाहता है ताकि हम रुक जाएं। गांव वालों ने हिम्मत नहीं हारी। हफ्तों की मेहनत के बाद तालाब बनकर तैयार हुआ। फिर एक दिन बारिश आई, जोरदार बारिश, और पूरा तालाब भर गया। सेठ की दुकान, कुआं और तालाब सब सूने हो गए। अब किसी को उसकी जरूरत नहीं रही। सेठ अपने नौकर से, गोपी, कोई आया आज पानी भरने? नहीं मालिक, सब अपने तालाब से ले रहे। सेठ बेचैन हो गया। रात को नींद नहीं आती थी। दिन में कोई उसकी बात नहीं करता। सेठ आईने में देखकर, क्या मैं गलत था? उधर गांव वाले अपने नए तालाब का नाम रखने की सोच रहे थे, पर मुन्ना ने कहा, नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन तालाब सबका है। फिर महीनों बीत गए और एक दिन सेठ बीमार हो गया, पर कोई उसे देखने तक नहीं आया। इतनी दौलत फिर भी अकेला, क्या यही कमाया मैंने?
मुन्ना को जब पता चला तो वह सब गांव वालों को लेकर सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी, कैसे हैं आप? मैंने बहुत गलतियां की मुन्ना, मुझे माफ कर दो। फिर मुन्ना ने कहा, माफी तो परायों से मांगते हैं, हम गांव वाले तो एक परिवार जैसे हैं ना। फिर सारे गांव वाले भी सेठ को अच्छी नजर से देखने लगे। सेठ ने अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा स्कूल और अस्पताल के लिए दान कर दिया। सेठ ने कहा, अब मैं सेवा करते हुए मिलकर बैठना चाहता हूं। गांव बदल गया। लालच की जगह अब भाईचारा, एकता और प्रेम ने ले ली थी। गांव रामपुर अब खुशहाल था। तालाब लबालब भरा रहता, बच्चे उसमें कूदते, महिलाएं कपड़े धोती और लोग मिलजुल कर खेती करते। सेठ चंदू भी अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वह लोगों की मदद करता, बच्चों में किताबें बांटता और हर त्योहार पर मिठाई बांटता। पर प्रकृति का खेल कभी स्थिर नहीं रहता। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और बारिश जमीन को काटने लगी। शुरू में तो लोगों ने इसे वरदान समझा, लेकिन तीसरे दिन तक जब बारिश रुकी नहीं तो डर ने सबके दिलों में घर कर लिया। लगता है ये बारिश कुछ ज्यादा ही हो गई। तालाब से पानी अब बाहर बहने लगा है और अम्मा खेत में नाव तैर रही है। गांव के तालाब से पानी निकलकर गलियों में घुसने लगा। मिट्टी के घर गिरने लगे, खेत डूबने लगे, लोग ऊंचाई पर भागने लगे। गांव एक बार फिर संकट में था, इस बार सूखे का नहीं बल्कि बाढ़ का। हे भगवान, सब कुछ बह जाएगा। मेरी कोठी, अनाज सब डूब जाएगा। गांव वाले इधर उधर भागने लगे। कोई बच्चा छूट गया, किसी का मवेशी बह गया, कोई अपने घर का रास्ता भूल गया। लेकिन ऐसे समय में फिर सामने आया मुन्ना भैया, हाथ में लाल झंडा, कंधे पर रस्सी और होठों पर वही आत्मविश्वास। डरो मत, सबको पंचायत भवन की छत पर ले चलो, वो सबसे ऊंचा है। और हां, बच्चों को पहले निकालो। मुन्ना ने गांव के कुछ नौजवानों को साथ लिया और खुद पानी में उतर गया। उसने बुजुर्गों को पीठ पर बिठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। और जब एक बच्ची की मां छत पर रो रही थी कि मेरी बेटी वहीं रह गई, तो मुन्ना फिर से पानी में कूदा। सेठ दरवाजे पर खड़ा, कांपता हुआ, मुन्ना, मेरी कोठी में भी कुछ लोग फंसे हैं, मेरी पत्नी भी। मुन्ना ने बिना कुछ कहे सेठ के घर की ओर तैरना शुरू किया। खिड़की तोड़ी, लोगों को निकाला, सेठ की पत्नी को अपनी पीठ पर लेकर वापस पंचायत भवन आया। 2 दिन तक पानी में डूबे रहने के बाद तीसरे दिन मौसम साफ हुआ। बाढ़ का पानी उतरने लगा, लेकिन साथ ही गांव के कई हिस्से उजड़ चुके थे। तालाब भी भरकर टूट चुका था। मैंने जितना बनाया था सब चला गया, लेकिन अब समझ आया, जो दिलों में बनाओ वो कभी नहीं बहता। सेठ ने अपने गहनों और बची हुई संपत्ति से गांव में नया बांध बनवाने का वादा किया, मुन्ना बांध, ताकि अगली पीढ़ी बाढ़ से बच सके। मुन्ना ने कहा, तालाब हमने साथ बनाया, अब बांध भी मिलकर बनाएंगे। ताकत गांव की एकता में है और हम सब मिलकर हर तूफान से लड़ सकते हैं। गांव वालों ने फिर से कमर कसी, एक नई शुरुआत की। बाढ़ तो आई, मगर उन्हें तोड़ नहीं सकी, क्योंकि इस बार साथ में था भाईचारा, एकता और एक बदला हुआ सेठ। और इस तरह रामपुर की कहानी बनी मिसाल, जहां पहले लालच था अब सेवा है, जहां पहले पानी बिकता था अब बहता है, जहां पहले डर था अब एक मुस्कान है, मुन्ना की मुस्कान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें।